हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में। सोने का मतलब स्लीपिंग नहीं, आज हम बात करने वाले हैं प्योर गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड के बारे में। गोल्ड किसे नहीं पसंद है, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो या हमारा यूथ हो, सबको गोल्ड कहीं ना कहीं पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गोल्ड किसी कंट्री में सबसे ज़्यादा है तो वो कंट्री की इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, फिर चाहे करेंसी कितनी भी ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई के गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड के बारे में। ये फंड क्यों लॉन्च हुआ है और इसके पीछे क्या मकसद है। दूसरा, ये फंड बाकी गोल्ड फंड्स ईटीएफ फंड्स से ज़्यादा क्यों अच्छा है। प्लस हम ये जानेंगे कि फिज़िकल गोल्ड रखना सही ऑप्शन है या ईटीएफ फंड ऑफ फंड यानी कि गोल्ड फंड में निवेश करना बेटर ऑप्शन है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको ये एंड में मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपको फिजिकल गोल्ड रखना चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके हैं, मोड्स हैं जहां से आप गोल्ड फंड को ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको बहुत ही डिटेल रिव्यू इस यूटीआई गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड के बारे में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा एक प्रेशियस मेटल है, ये हम सब लोग जानते हैं और हिंदुस्तान में गोल्ड की पॉपुलैरिटी सब जगह बहुत है। गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड की डिस्कवरी अराउंड 40,000 बीसी में हुई थी। कहते हैं कि इंसान और गोल्ड के बीच का जो रिश्ता होता है वो वेल्थ, सेफ्टी एंड प्रॉस्पेरिटी का एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। अब हम गोल्ड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आपको पता है गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि येलो या गोल्डन कलर में पाया जाता है। नियरली जितना भी गोल्ड इस धरती पर अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं मीटियोर से ही आ रखा है। हमारी धरती में ये पाया नहीं जाता। मीटियोर की बारिश जो हुई थी वो गोल्ड की बारिश थी और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर अब अगर हम बात करें, आपको पता है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है। फिर हम अगर 18 कैरेट गोल्ड की बात करें तो वो अराउंड 75% प्योर कहा जाता है। फिर अगर हम 14 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 58.5% प्योर गोल्ड माना जाता है, यानी कि इसमें बाकी जो परसेंट बच गया उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज़ होती हैं। गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, यानी कि अगर मैं 28 ग्राम गोल्ड को लूँ और उसको पीटूँ तो वो कम से कम 8 किलोमीटर तक की उसकी परत बन सकती है। गोल्ड एक तरह से मॉनेटरी एज वेल एज सिंबॉलिक वैल्यू भी रखता है। हम गोल्ड को ज्वेलरी में तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम बहुत जगह उसे अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में वो काम आता है, साथ ही इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर काम आता है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर भी गोल्ड की बहुत वैल्यू कही जाती है और उससे रेडिएशन शील्ड भी बनती है। और साथ ही साथ हमारे जो कलरिंग ग्लास बनते हैं उसमें भी गोल्ड का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता ही है। अब गोल्ड डिमांड के जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो ड्राइवर होता है वो होता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इकोनॉमिक एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो अपने बच्चों की शादी के लिए हो, चाहे उनकी फ्यूचरिस्टिक स्टडी के लिए हो। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो आता ही है। हम गोल्ड लेके रख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब हम गोल्ड को बाय करते हैं तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है। फिर आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट डाउन जा रही है, तो गोल्ड के प्राइसेस कहीं ना कहीं बढ़ते ही हैं। ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि कभी कभी हमने देखा है कि जैसे दूसरे एसेट हो गए, जैसे कि इक्विटी मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गए या हमारे जॉइंट वेंचर्स हो गए, अगर वो जब घटते हैं या डेट गिरता है या करेंसी गिरती है तो गोल्ड उस टाइम बढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी गोल्ड से ही मानी जाती है। किसी भी कंट्री में के अंदर अगर गोल्ड है सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो इसकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल मानी जाती है। फिर आता है हमारा मोमेंटम, जैसे कि कुछ कैपिटल फ्लोज होते हैं, पोजीशनिंग होती है, प्राइस ट्रेंड्स होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गोल्ड की परफॉर्मेंस बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लोबल स्कीम्स, मार्केट स्कीम्स। अब मैं अगर एक जेपी मॉर्गन की स्टेटमेंट की बात करूँ तो गोल्ड इज़ मनी, बिल्कुल सही बोला है। गोल्ड ही एक्चुअल मनी है, बाकी सब तो क्रेडिट है। इकोनॉमी गिर सकती है, करेंसी गिर सकती है, बट गोल्ड एक ऐसा है जो कि गिरता नहीं है। अगर आपने देखा हो कोविड सिचुएशन में इकोनॉमी पूरी ग्लोबली डाउन थी, बट गोल्ड के प्राइसेस आसमान छू रहे थे। तो यही रीज़न होता है कि मार्केट अगर डाउन है तो गोल्ड कहीं ना कहीं वो हमें एक तरह का मॉनेटरी गेन हमें देता है। अब मैं आगे बात करूं तो हमें गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए।
इसके 2-4 रीजंस हैं, मैं सबको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले रीजंस बताता हूं कि हमें गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, दूसरा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तीसरा हेज अगेंस्ट करेंसीज, चौथा स्टेटस ऑफ सेफ हेवन एसेट। अब मैं इनको एक एक करके डिटेल में बताता हूं कि ये है क्या एक्चुअली। अगर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करते हैं, जैसे कि इक्विटी में हमने कुछ परसेंटेज रख लिया, डेट में रख लिया, तो हमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जब इक्विटी और डेट फंड मार्केट नहीं चलती है तो गोल्ड हमेशा रन करता है, तो इससे क्या होगा, हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पास्ट हिस्ट्री को अगर देखा है तो ये देखा है हमने हिस्ट्री में कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे नहीं आता, गोल्ड उससे कहीं ज़्यादा बढ़ता है। जितना मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, गोल्ड के प्राइसेस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, चाहे फिर इन्फ्लेशन डाउन हो या अप हो, गोल्ड अगर एक बार बढ़ गया तो वो बढ़ा ही रहता है। तो इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन है, और हमारे पोर्टफोलियो में अगर हम गोल्ड को रखते हैं अगेंस्ट इक्विटी एंड डेट तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिर तीसरा जो रीज़न आता है वो हेज अगेंस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन। बहुत सारे ग्लोबल क्लूज़ की वजह से हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन होती है और हमारी करेंसी का डाउनफॉल देखने को मिलता है अगेंस्ट द US डॉलर, अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट में। अगर आपने अभी देखा होगा तो हमारा जो रुपया की वैल्यू चल रही है अगेंस्ट डॉलर, वो चल रही है अराउंड 82 रुपीज़ के आसपास। तो एक टाइम पे ये बहुत नीचे थी, आज इसकी वैल्यूशन हमारी करेंसी की बहुत गिर गई है, वो $1 82 रुपीज़ का हमारा माना जाता है। लेकिन गोल्ड के प्राइसेस भी उसी चीज़ को बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट करेंसी की डेप्रिसिएशन पे नहीं आता है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें गोल्ड लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। जो चौथा रीज़न है वो आता है सेफ हेवन एसेट, मतलब एक गोल्ड को हम एक सेफ एसेट मानते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होती है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे नहीं आता है। तो इसलिए यही 4 रीज़न हैं कि हमें गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड क्यों रखना चाहिए। अब मैं बात करूँगा कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिनके थ्रू हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 4 मोड दिखा रहा हूँ जिनके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम सभी जानते हैं फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसको रखने में रिलेटिवली रिस्क होता है, क्योंकि जब आप गोल्ड लेके आते हैं तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड ही अपने घर पे रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा गोल्ड है, यानी कि ज्वेलरी है आपके पास, तो आपको कहीं ना कहीं लॉकर परचेज़ करना पड़ेगा और उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। जब आपको लॉकर लेके परचेज़ करके उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी तो वो एक तरह का डेप्रिसिएशन हुआ, ना कि एप्रिसिएशन हुआ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसमें रिस्क रहता है, चोरी होने का खतरा रहता है। प्लस जब आप अगर ज्वेलरी के फॉर्म में अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस भी आपके गोल्ड को डेप्रिशिएट कर देते हैं। फिर आता है दूसरा जो ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट का, वो आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके गोल्ड बॉन्ड्स आप ले सकते हो। और इसमें क्या है, आपको मिनिमम 1 ग्राम से लेकर मैक्सिमम 4 किलो तक का ही 1 साल में आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो। लेकिन ये क्या है, इनकी जो ट्रेडेड वैल्यू होती है वो कम होती है, यानी कि एप्रिसिएशन ऑफ बॉन्ड्स इतना नहीं होता, मतलब आपको रिटर्न्स इतने नहीं मिलते हैं। फिर जो आता है तीसरा जो इन्वेस्टमेंट मोड आता है वो आता है गोल्ड ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप ETF नहीं ले सकते, गोल्ड ETF नहीं ले सकते। तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम आपको 1 यूनिट तो लेनी ही पड़ती है, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं। लेकिन आपको इसमें डीमेट अकाउंट की बहुत ज़रूरत है, और डीमेट अकाउंट का मतलब हुआ आपको एक एनुअल फीस तो देनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ ब्रोकरेज भी आपको डीमेट अकाउंट में देनी पड़ेगी। फिर आता है सबसे ईजी और सबसे अच्छा मेथड, फिजिकल गोल्ड के कंपेरेटिवली अगर हम डिजिटल म्यूचुअल फंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या है, कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप एक 500 रुपये की SIP से भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ ये AMC में ईजिली अवेलेबल होता है, आप जाएं, आप डिजिटल गोल्ड बाय करें, आपके पास पेपर आ जाएगा, आप उसे संभाल के रखें, और इसका एप्रिसिएशन बाकी कंपेरेटिवली अदर्स ज़्यादा होता है, मार्केट के वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको डीमेट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ UTI गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड फंड स्कीम है जिसके थ्रू आप गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों ये फ़ंड बाकी गोल्ड ETF फंड से बेहतर है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें इन्वेस्ट करके आप गोल्डपति तो बन ही सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इस फंड के बारे में जानते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फंड किस तरह से ऑपरेट करता है। यूटीआई गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है LBMA सर्टिफाइड गोल्ड बार्स में। अब LBMA की फुल फॉर्म होती है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। ये क्या करता है, ये यूटीआई का जो गोल्ड ईटीएफ है, यानी कि जहाँ पे एक्सचेंज में ये फंड लिस्ट होता है, वहाँ से शेयर्स बाय होते हैं और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए तो बहुत आसान है कि आप मिनिमम 500 रुपये तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ETF में आपको मिनिमम 1 यूनिट खरीदनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप मिनिमम 500 रुपये से भी आप गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड ले सकते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और अच्छी ग्रोथ पा सकता है, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इसमें इन्वेस्ट करके वो एक अच्छा अपना कैपिटल बना सकता है। अब मैं अगर की स्टैट्स के बारे में बात करूं इस फंड के बारे में, तो सबसे पहला है एक टाइप ऑफ स्कीम। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ स्कीम है जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करती है। दूसरा, इसमें रेगुलर प्लान भी है, साथ ही साथ डायरेक्ट प्लान भी है। तीसरा, इसमें जो एंट्री और एग्जिट लोड है, इसमें जो एग्जिट लोड है वो 1% का है, और जो मिनिमम इसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो 15 दिन का है। यानी कि 15 दिन के बाद अगर आप पैसा इसमें से निकाल लेते हैं, इसमें जो लिक्विडिटी है आपके पास रहती है, आप 15 दिन के बाद इसमें से जो पैसा निकाल लेते हैं उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। और अगर इस फंड में आप पैसा रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसका एप्रिसिएशन एज़ कम्पेयर टू गोल्ड ही रहेगा। फिर आता है मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। मिनिमम इस NFO में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ज़रूरत है। साथ ही साथ उसके बाद आप मल्टीपल्स ऑफ 1000 भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है बेंचमार्क। इसका जो बेंचमार्क है, अगर मैं फंड्स की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं ETFs को फॉलो करते हैं। ये बेंचमार्क ऑफ गोल्ड फॉलो करता है, यानी कि गोल्ड के प्राइस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, और जो भी प्राइसेस ऑफ गोल्ड होंगे ये इसकी NAV पे इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है इस फंड में, जो सीधा डायरेक्टली इसका जो बेंचमार्क है वो प्राइस ऑफ गोल्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन बाकी ETF फंड्स में ऐसा नहीं होता है। अब मैं अगर बात करूँ कि हमें क्यों यूटीआई गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, और कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड भी होना चाहिए। गोल्ड अमाउंट क्या है कि हमारे पास एक कैपेबिलिटी और एबिलिटी मिल जाती है कि हम अपने यहाँ पे गोल्ड को फिजिकल फॉर्म की बजाय डिजिटल फॉर्म में रख सकें, जिससे कि हमारे को उसके एक्सपेंसेस ना मीट आउट करने पड़े, ना उसको चोरी होने का खतरा हो। तो एक डिजिटल फॉर्म में आप गोल्ड रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं अगर मार्केट डाउन होती है तो। फिर आता है एवेन्यू टू टेक एक्सपोजर ऑफ गोल्ड द डिजिटल वे। मतलब इसमें आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फिर आता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप मिनिमम इस फंड ऑफ फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से भी अपनी SIP कर सकते हैं, और छोटा छोटा अमाउंट करके आप एक बहुत बड़ी कैपिटल अपनी बना सकते हैं गोल्ड में। फिर आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम इसमें रिडम्पशन लगा सकते हैं। लेकिन बाकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। फिर फिजिकल गोल्ड में अगर हम जाते हैं किसी सुनार के पास वापस करने, तो उसमें वो डेप्रिसिएशन अमाउंट लगाता है, प्लस मेकिंग चार्जेस के भी कुछ अमाउंट काटता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने की NAV है आपके पास उतनी लिक्विडिटी है, आप जाके रिडम्पशन लगाइए, आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, अगर हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो हमें अपने घर पे रखना पड़ता है। आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसने कुछ लिमिटेशन लगा रखी है कि आपको इतना ही सोना घर पे रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ज़्यादा सोना रखते हैं तो उसका चोरी होने का ख़तरा होता है, तो आप क्या करते हैं, जाके बैंक में लॉकर लेते हैं। बैंक के लॉकर के भी कुछ चार्जेस होते हैं, बट यहाँ पे आप अगर डिजिटल फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको पेपर्स मिलेंगे, और पेपर्स का कोई खतरा नहीं होता चोरी होने का, वो आपके अकाउंट से ही कटा है और आपके अकाउंट में ही वापस आएगा। तो इसलिए गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी है। सो यही थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। आपको अगर कोई भी इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। मैं हर बार NFOs के बारे में वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन NFO के बारे में जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।